Hello student, I am Mr. Mohammed Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. तो स्टूडेंट पिछले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था न्यूट्रिशन का पार्ट जो था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो फर्स्ट जो चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस क्लास 10th एनसीईआरटी में, तो उसमें एक्चुअली 3-4 इम्पोर्टेंट या फिर 3-4 जो बेसिक कैरेक्टर हैं जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से हमने न्यूट्रिशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। तो न्यूट्रिशन जिसमें आता है, रेस्पिरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है एंड एक्सक्रीशन आता है, तो उसमें से न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है। इसमें भी कुछ लेक्चर्स लगेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन को मैं डिफाइन करूंगा, रेस्पिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में और इस टॉपिक में मैं जितने भी लेक्चर अपलोड करूंगा आप उनको ध्यान से देखेंगे, और अगर कहीं से भी कंफ्यूजन रहे तो आप उसे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आप मुझे बता दें कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वाले में ज़रूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज 5th ऑफ सितंबर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सुबह से मैसेजेस कर रहे थे कि वो हैप्पी टीचर्स डे, तो बहुत सारे उन्होंने कम्प्लीमेंट्स भी शेयर किए अपने, उन्होंने बहुत सारी चीज़ बहुत खैर कुल मिला के बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देखे, और इससे लगता है कि हम लोग भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम लोग नहीं रहोगे तो फिर तुम लोग हेल्प नहीं करोगे, तुम लोग हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर हम लोगों का तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। ओके, तुम लोगों की वजह से ही हमारी पहचान है, तो आप लोग हार्ड वर्क करते रहें, आप लोगों का नाम होगा तो फिर हम लोगों का नाम होगा, आप लोग कुछ अच्छा करेंगे तो हम लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ें, उसमें से कोई भी प्रॉब्लम आप ज़रूर मुझको शेयर करें और हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। कहीं से मिस्टेक होगा तो उसे आप ज़रूर मुझे बता दिया करें। ओके, तो इसमें रेस्पिरेशन वाले में, क्योंकि देखो जो पहली बार देख रहे हैं तो वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके पहले न्यूट्रिशन वाला देख लें। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल, ह्यूमन, दोनों का मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया पूरा। एनसीईआरटी का जो पॉइंट टू पॉइंट होता है सारी चीज़ें बताई है, इवन कि समटाइम्स बियॉन्ड द एनसीईआरटी से भी जो चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर उसको भी एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो आज हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम न्यूट्रिशन को एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट था। देखो होता क्या है ना कि ये सारा खेल जो है न्यूट्रिशन का या फिर रेस्पिरेशन का जो खेल है ना, ये सारा खेल एनर्जी का है, और आपकी बॉडी में जो मेंटेनेंस रिएक्शन हो रहे हैं उनको मेंटेन रखने का, आपकी बॉडी को लाइफ फॉर्म में कंटिन्यू रखने का सारा प्रोसेस है। और कंटिन्यू रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपको जब आपकी बॉडी में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हो रही है उनके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती का है। तो एक चीज़ पहले समझ लो, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन से एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल ने उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, बन गया आपका ग्लूकोज। तो अब वो जो एनर्जी थी, जो सन से एनर्जी आई है, सन हो गया, सन से जो एनर्जी आई वो किस में चली गई, ग्लूकोज की फॉर्म में चली गई। ये ग्लूकोज है, एक मैंने इस तरह से पैक कर दिया, इस तरह से ग्लूकोज की फॉर्म में पैक कर दिया, आपने आपकी ये बॉडी में पहुंच गया। बट अभी क्या है ना कि ये समझ लेते हैं कि इस तरीके से एनर्जी इनके अंदर सारी ऐसे पड़ी हुई है। ओके, तो ये बाहर से एक कवरिंग है, एनर्जी अंदर पड़ी हुई है। अब एनर्जी को इस कवरिंग से हटाना भी जरूरी है। आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचा है वो पूरी तरह से किसी चीज में समझ लो पैक है। पैक एक्चुअली होता नहीं, मैं बस समझने के लिए बता रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि जैसे अभी इस तरीके से ये कवर है, अभी आप इसे यूज नहीं कर सकते, ये पैक है समझ लेते हैं। लेकिन अब इसे कैसे यूज करेंगे, आप इसको ब्रेक कर देंगे, इसकी जो कवरिंग है आप इस कवरिंग को ब्रेक करेंगे तो ये फिर आपकी एनर्जी बाहर आ जाएगी, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ यू कैन यूटिलाइज इट। अब आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। तो उसे यूज करने के लिए ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज की जो कवरिंग होती है, ग्लूकोज को यहाँ पे जो समझने के लिए मैंने बताया, मीन्स ग्लूकोज को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, बिना ब्रेक करे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो
जो आपने जब सन लाइट से ग्लूकोज को बनाया, ग्लूकोज की को बॉडी के अंदर ले गए, ये तो हो गया आपका न्यूट्रिशन। ग्लूकोज को जब आप बॉडी के अंदर ले गए तो वो तो आपका न्यूट्रिशन था। लेकिन जब आपने उसकी कवरिंग को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को बाहर निकाल दिया, मींस ग्लूकोज को ब्रेक, कवरिंग को ब्रेक का मतलब समझ लो इसी पूरे ग्लूकोज को ब्रेक कर किया, इसमें से एनर्जी निकली। जब एनर्जी रिलीज हुई उसी को हमने क्या कहा, रेस्पायरेशन। तो क्योंकि हम क्लास जो 10th में जो देखेंगे वो रेस्पायरेशन के बारे में देखेंगे, और रेस्पायरेशन जो है इसमें सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को देखेंगे, वो ग्लूकोज को हम देख रहे हैं। एनर्जी तो आपकी बहुत सारे चीजें होती है, उसमें एनर्जी होती है। एनर्जी आपकी और कहाँ पे पाई जाती है, जैसे एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो आपका एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें आप ग्लूकोज को देख ही रहे हो, कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड इसमें आपका हो जाएगा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंड जरूरत पड़ने पे लास्ट में आपको एनर्जी प्रोटीन से भी मिलती है। स्टारवेशन की कंडीशन में जब आपका सारी चीज़ें आपका कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी खत्म हो जाती है, लिपिड आपकी बॉडी में खत्म हो जाता है, तो प्रोटीन भी थोड़ा बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट हमें सिर्फ पढ़ना है वो कार्बोहाइड्रेट, और वो भी कार्बोहाइड्रेट में क्या, सिर्फ ग्लूकोज, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। हम ग्लूकोज के बारे में ही पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, दूसरे सारी चीज़ों के बारे में नहीं देखेंगे। तो ऐसे, क्योंकि इनको जब ब्रेक करते हैं तो इनको हम कहते हैं, ब्रेक करने को रेस्पायरेशन कहते हैं। और रेस्पायरेशन में किन किन सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। तो इनको हम इनके लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं, इनको और कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर दोज बायोमोलिक्यूल, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर दोज बायोमोलिक्यूल व्हिच रिलीज एनर्जी आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन। ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी वहां से रिलीज होती है, और वही जो एनर्जी होती है अब उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज आप हो गए हो। देखो, होता क्या है कि हमें एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में ढेर सारे रिएक्शन हो रहे हैं। रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है। सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, उन सारे रिएक्शंस को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमने फर्स्ट वाले जो टॉपिक में हमने देखा न्यूट्रिशन में, हमने उस न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा दिए। अब जब वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गए, बट अभी वो सिर्फ पहुंचे हैं, उनका कोई, जैसे आपने बाइक के अंदर सिर्फ पेट्रोल को डाल दिया, आपने बाइक को स्टार्ट नहीं किया, आपने सिर्फ क्या किया, बाइक के अंदर सिर्फ पेट्रोल को डाला है। अब जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक उसका इंजन, जो बाइक का इंजन होता है उसमें, जब तक उसमें जो फ्यूल होता है, जो उसमें पेट्रोल होता है, जब तक वो बर्न नहीं करेगा तब तक एनर्जी निकलेगी नहीं। जब तक एनर्जी निकलेगी नहीं, जब तक एनर्जी उस फ्यूल में से नहीं रिलीज होगी, तब तक क्या होगा कि वो आपकी बाइक नहीं चलेगी। तो ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी समझ लो एक बाइक की तरह से, हमने फूड डाल दिया अपनी बॉडी के अंदर, खाना खाया तो हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। वही न्यूट्रिएंट्स समझ लो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे, जब तक ये बर्न नहीं होंगे, तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे लाइफ एक्टिविटीज नहीं होंगी, बॉडी के अंदर सारे रिएक्शंस नहीं होंगे। तो वो जो सारे रिएक्शंस को रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पेट्रोल को हम बर्न करते हैं, पेट्रोल को ब्रेक करते हैं इंजन के अंदर, उसी तरह से हमें भी क्या करना पड़ेगा, इन सारे पेट्रोल की तरह से जो चीजें हैं, जो फ्यूल है, जो बायोलॉजिकल फ्यूल होते हैं, हमारी बॉडी को लाइफ फॉर्म में मेंटेन करने वाले फ्यूल होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको ब्रेक करना बड़ा जरूरी होता है। उनको ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी आपकी रिलीज होगी तो वही एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको करने के। ओके, तो अगर हम ये देखना चाहे, अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एक्चुअली ये होता है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ओके, जैसे डाइजेशन था, डाइजेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर फूड मॉलिक्यूल। एकदम सेम वैसे ये भी क्या है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। ओके, लेट मी राइट इट हियर, फिजियोकेमिकल प्रोसेस।
तो ये क्या है, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस आप लिख सकते हैं। दिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम ग्लूकोज को ही देखेंगे क्योंकि 10th में सिर्फ ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है। अब जब आप क्लास 11th में जाएंगे, जब आप उसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, तो थोड़ा सा उसमें फैट और प्रोटीन के बारे में भी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो हमने क्या लिखा है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन, is broken down and energy release in the form of ATP or energy released and energy released, इतना ही लिख लेते हैं। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया कौन सा प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों चीजें होती है, ये फिजिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जब फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम देखें तो ये फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, तो हम समझते हैं। मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, बट हम ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को थोड़ा से बाद में देखेंगे, बट एग्जाम्पल में आप इसे समझ सकते हैं। ओके, होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। हमारी बॉडी में सिर्फ केमिकल रिएक्शन सफिशिएंट नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो होता है ना कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए और हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा उसको एकदम अच्छी तरीके से ब्रेक करने के लिए, पूरी तरीके से ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमारी ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाना है, ये सारे रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं, सेल के अंदर होने हैं। रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होना है, मेन जो केमिकल रिएक्शन होना है वो सेल के अंदर होना है। अब जब वो ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचेगी तो ही रिएक्शन होगा, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, सॉरी वो हमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सेल तक। सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बिना किसी रिएक्शन के आपको वहां तक पहुंचाना पड़ेगा सेल तक। और ये पहुंचेगा कहां से, पहले हम नोज से होके जाएगा नजल कैविटी टू फेरिंग्स टू लैरिंग्स टू ट्रैकिया, फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से एल्वियोलाई वाला जो पार्ट होता है, लंग्स में ढेर सारे स्पेसेस जैसे बने होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उनसे ये एल्वियोलाई उनको कहते हैं, एल्वियोलाई से ये ब्लड में जाएंगे, ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचा देगा और उसके बाद थोड़ा बहुत डिफ्यूजन होगा, वो टिश्यू या फिर सेल के अंदर पहुंच जाएगा, जहां पे इसकी जरूरत होगी पहुंच जाएगा। तो अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस क्या है, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। तो अगर हम बात करें इसमें फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, तो हम कहेंगे ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। तो और बाकी जो सेल के अंदर जब रिएक्शन होगा तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, एक आपका ब्रीदिंग होता है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ये होता है रेस्पिरेशन। ओके, तो दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस। जैसे हमने कहा रेस्पिरेशन जो होता है फिजियोकेमिकल होता है, तो फिजियोकेमिकल का मतलब फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। तो फिजिकल पार्ट इसमें क्या है, ब्रीदिंग, केमिकल पार्ट क्या है, रेस्पिरेशन। हाँ, सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ब्रीदिंग का प्रोसेस तो होता नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है एटमॉस्फेयर के या फिर उनके सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो उनके अंदर सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन, सिर्फ जो ऑक्सीजन होता है उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन आप जानते हैं, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्जर पार्टिकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो वो प्रोसेस होता है। अब देखो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपको समझ में आ गया, वो सबस्ट्रेट या फिर वो सब्सटेंसेस जो ब्रेक होके क्या करते हैं, या फिर इनको न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, वो सब्सटेंसेस जो ब्रेक होके एनर्जी रिलीज करेंगे उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड
पार्टिकल कहेंगे, तो ये जब ब्रेक होंगे तो वहां से एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब डिफिनेशन को जब मैंने बताया कि रेस्पिरेशन में डिफिनेशन आप कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा दिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, और बाकी चीजें मैंने बता दी जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, ये सारी चीजें आप आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट, तो देखो मैंने अभी क्या बताया, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जो आपकी एनसीईआरटी है ना, उसने रेस्पिरेशन किसको कहा है? उसने ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कहा, क्योंकि ब्रीदिंग भी इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। उसने ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन नहीं कहा, उसने सिर्फ जो है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसने उसको रेस्पिरेशन कहा। ओके, अब ये अलग अलग बुक में उसे सही भी आप कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, बट जो एनसीईआरटी में वही हम समझेंगे, वही हमारे लिए सही है, और क्योंकि एग्जाम में वही सारी चीजें आनी है तो उसको हम देखेंगे। हम ब्रीदिंग को हम बाद में भी देख सकते हैं। ओके, ब्रीदिंग को हम बाद में देख लेंगे। इसमें इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है, इनहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन होता है। ये सारी चीजें तो हम बाद में अभी देखेंगे जब हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, कुल मिला के ग्लूकोज को ही ब्रेक करना है। ओके, सिर्फ ग्लूकोज को ब्रेक करना है यहाँ पे। अब ग्लूकोज को आप कैसे ब्रेक करेंगे? या तो आप ग्लूकोज को जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी नहीं पड़ती, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो होता क्या है ना कि जो फूड, ये मैं अगर बात करूं जैसे ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में से हमें एनर्जी को निकालना है। अब एनर्जी इसको समझ लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ लेते हैं, ये आपका गन्ने की तरह से है। ओके, अगर आप गन्ने का रस निकालना चाहते हैं, अगर गन्ने से आप जूस निकालना चाहते हैं, एक तो आप डायरेक्टली बिना किसी मशीनरी का यूज किए आप कर सकते हैं। एक आप कैसे कर सकते हैं कि आप उसे मशीन में डालें और मशीन से निकालें। जब आप बिना मशीन का यूज किए उसे करते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, बट उतनी एनर्जी नहीं निकलती, सॉरी जूस निकलता है बट उतना नहीं निकलता जितना निकलना चाहिए। लेकिन जब आप उसे मशीन के अंदर डाल देते हैं तो मशीन उसमें से ज्यादा एनर्जी को मान लेते हैं। जैसे गन्ने में से वैसे 50 ml के आसपास निकला है, पीस है, गन्ने का पीस है, 50 ml उसमें से जूस निकला है। लेकिन जब वैसे निकालते हैं तो ये 500 ml के आसपास निकल जाता है जब मशीन का यूज करते हैं। तो बस यही है आपका जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है ना, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कम एनर्जी चाहिए तो उनको कुछ मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिनको मशीनरी की, जिनको ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको मशीनरी की जरूरत पड़ती है, और मशीन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन किसको चाहिए? जिसको कम एनर्जी चाहिए, जिसको ज्यादा? ऑफ कोर्स जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। ओके, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए इन ऑर्गेनिज्म को। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, कम एनर्जी चाहिए, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लेकिन अब सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल है बट मशीन के थ्रू हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। जब ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है तो वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी देता है। वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे 50 ml कम एनर्जी दे रहा, वही ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देगा। तो ये बस समझाने के लिए मैंने आपको बस बताया। अब होता क्या है ना कि रेस्पिरेशन जो आपका दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ दो टाइप का, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये केमिकल रिएक्शन के बारे में जो सेल के अंदर होता है। तो सेलुलर रिएक्शन का मतलब जो सेल के अंदर जो सारे रिएक्शन जो हो रहे होते हैं वो सेल के अंदर हो रहे होते हैं। तो इसीलिए उसको हम सेलुलर रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो वो जिसको हमने एनारोबिक लिखा, एक वो जिसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो
और मैं इनको यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ रेस्पिरेशन। ये आपका हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। आपके ये दोनों हो गए। एनारोबिक रेस्पिरेशन को सिंपल अभी सिर्फ इतना समझे, बाकी मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, वरना लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको समझ लेते हैं, इसमें कम एनर्जी चाहिए तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज को इसी ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ब्रेक करेंगे तो वो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में देखेंगे। ये आई होप कि आपको समझ में पूरा का पूरा लेक्चर आ जाएगा। कहीं से भी कंफ्यूजन आप मुझे बताएं, और आप लोग इसे पढ़ते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, और पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो भी पैंडेमिक चल रहा है, कोई भी किसी भी हाल में हमें पढ़ाई को ज़्यादा हमारी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी किसी भी बीमारी का। अगर आप हेल्दी हैं, आप अपने घर में रहें, कहीं बाहर मत इधर उधर घूमें, आप लोग घर पे रह के ही हार्ड वर्क करें। और आई होप कि आपका एग्जामिनेशन में और फर्दर जो आपकी क्लासेस आने वाली है, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होंगे। ओके, तो आज बस इतना ही। एक बार फिर से आप लोगों का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने मुझे वहाँ पे विश किया वो टीचर्स डे पर। तो सारे लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लेक्चर को पूरा और कंप्लीट देखें।